गुड इवनिंग एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 3 के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखे थे एंड हमने कॉन्सेप्ट भी सारे एक बार फिर से देख लिए थे। तो एक बार सिर्फ एक क्विक लुकअप दे देते हैं जिसका हमें सबसे ज़्यादा काम है। सबसे पहले है हमारा स्टेटमेंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी इन टोटल अप्रोच। हमने बात की थी जो हमारा क्रेडिट पॉलिसी का स्टेटमेंट बनाना होगा उसको दो तरीके से बनाना होगा, एक टोटल अप्रोच से और दूसरा इंक्रीमेंटल अप्रोच से। उसमें से हमने टोटल अप्रोच का पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया है और उसके कुछ सम्स भी हमने देख लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। तो टोटल अप्रोच का जो स्टेटमेंट बनता है वो कैसे बनता है? क्रेडिट सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस बैड डेट माइनस एडमिन कॉस्ट। ओके, तो हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेड बेनिफिट बिफोर टैक्स। ओके, उसमें से हमने कॉस्ट ऑफ फंड माइनस किया या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या तो रिक्वायर्ड रिटर्न बोला जाएगा। तो हमें नेट बेनिफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा, जिसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे तो हमें नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ फंड के मैंने पहले ही बताया तीन नाम है, कॉस्ट ऑफ फंड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और रिक्वायर्ड रिटर्न। अब कॉस्ट ऑफ फंड फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो कॉस्ट ऑफ फंड फाइंड आउट करने के लिए टोटल हमें यहाँ तीन फॉर्मूला दिए गए। एक, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 365 डेज, अगर वीक है तो 52 वीक और 12 मंथ। अगर क्वेश्चन अगर स्पेसिफाई करता है कि 360 डेज लेने हैं तो वो 360 डेज यहाँ पे आएगा इनटू रेट। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट को टोटल कॉस्ट भी बोला जाता है। अगर एग्जाम में कुछ नहीं दिया है और डायरेक्ट टोटल कॉस्ट दे दिया है तो आप टोटल कॉस्ट इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय डेज वीक मंथ इनटू रेट आप कर सकते हो। उसके बाद हमने सीखा था कि जो हमारा डेटा टर्नओवर रेशियो होता है उसको हमारा फॉर्मूला होता है 12 मंथ 365 डेज 52 वीक डिवाइड बाय एवरेज कलेक्शन पीरियड। हमने क्या किया, एवरेज कलेक्शन पीरियड सामने की ओर डाल दिया और डीटीआर नीचे डाल दिया। ठीक है, अब उसके लिए हमने यहाँ पे एक चीज समझी थी, कहाँ गया, हाँ ये रहा। बाद में हमने क्या किया था, एवरेज कलेक्शन पीरियड की जगह डीटीआर हमने रख दिया था और हमें ये फाइनल फॉर्मूला मिला था। एवरेज कलेक्शन पीरियड की जगह कहाँ पे, ये रहा, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 365 डे डिवाइड बाय डीटीआर था। बाद में हमने क्या किया, डीटीआर को सामने की ओर ले गए, एवरेज कलेक्शन पीरियड को नीचे की ओर ले गए। बाद में ये हमने फाइनल फॉर्मूला निकाला था कि एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 365 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डीटीआर। जो हमने इस फॉर्मूला में एवरेज कलेक्शन डिवाइड बाय 365 के बराबर हमने 1 डिवाइड बाय डीटीआर ढूंढ लिया था, तो हमने ये फॉर्मूला उसके अंदर रख दिया था। ये रहा वो फॉर्मूला, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, इसकी जगह पे 1 डिवाइड बाय डीटीआर इनटू रेट। ओके, उसके बाद हमने एक और देखा था कि कॉस्ट ऑफ डेटर अगर डायरेक्ट सम में दे दिया हो तो कॉस्ट ऑफ डेटर इनटू रेट। ऐसे हमारे टोटल तीन फॉर्मूला थे अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, कॉस्ट ऑफ फंड के हमारे ऐसे टोटल तीन फॉर्मूला थे। पहला था वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 365 डेज 52 वीक्स और 12 मंथ्स इनटू रेट। सेकंड फॉर्मूला था वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट इनटू 1 डिवाइड बाय डीटीआर इनटू रेट। और लास्ट वन था कॉस्ट ऑफ डेटर इनटू रेट। ओके, ज्यादातर आपके सम के अंदर या तो फॉर्मूला नंबर 1 या तो फॉर्मूला नंबर 2 ही यूज करने के लिए आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था ये वाला जो था ना, उसमें कॉस्ट ऑफ बेनिफिट आफ्टर बिफोर टैक्स था। बाद में हमने देखा कॉस्ट ऑफ फंड आफ्टर टैक्स हो तो क्या करने का, तो आपका पूरा का पूरा यहाँ तक पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तक सेम रहेगा। एक्सपेक्टेड बेनिफिट के बाद हम माइनस करते थे कॉस्ट ऑफ फंड, उसकी जगह ये आफ्टर टैक्स है तो हम सबसे पहले माइनस करेंगे टैक्स। उसके बाद जो हमारा एक्सपेक्टेड बेनिफिट आएगा उसमें से हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ फंड आफ्टर टैक्स, और उसके बाद नेट बेनिफिट। दोनों के हमने सम्स देख लिए थे। ओके डन। अब आज हम स्टार्ट करें इंक्रीमेंटल अप्रोच। तो आप कभी भी टोटल अप्रोच से सम गिनोगे या फिर इंक्रीमेंटल अप्रोच से गिनोगे, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, दोनों में आंसर सेम आता है। बट अगर क्वेश्चन ने बोला है कि इंक्रीमेंटल अप्रोच से गिनने का मतलब गिनने का, ठीक है, ये हमारा होगा कॉन्सेप्ट नंबर 2। सम आप टोटल अप्रोच से गिनो या इंक्रीमेंटल अप्रोच से गिनो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्या पड़ेगा, अगर कोई क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है इंक्रीमेंटल अप्रोच से गिनने का तो हमें इंक्रीमेंटल अप्रोच से गिनना पड़ेगा। क्यों गिनना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन बोलता है तो अपने को गिनना पड़ेगा, आईसीआई अपने को मार्क्स उसी के बेसिस पे देगी। ठीक है डन। अब इंक्रीमेंटल अप्रोच गिनने से पहले टोटल अप्रोच हम पूरा का पूरा टोटल अप्रोच यहाँ पे याद कर लेते कि टोटल अप्रोच हमने कैसे बनाया था। पर्टिकुलर्स यहाँ पे रुपीस। ओके, सबसे पहले था हमारे पास क्रेडिट सेल, उसके बाद था हमारे पास टोटल टोटल कॉस्ट,
जिसके अंदर पहला चीज था हमारे पास ए वेरिएबल कॉस्ट और बी फिक्स कॉस्ट। डन। ओके, यहां तक समझ में आया होगा। उसके बाद हमने टोटल कॉस्ट माइनस किया, उसके बाद हमने माइनस किया था बैड डेट, उसके बाद हमने माइनस किया था एडमिन कॉस्ट और अदर कॉस्ट। कोई भी हमारी एक्सटर्नल अदर कॉस्ट है वो हमने माइनस की, एडमिन कॉस्ट डिवाइड बाय अदर कॉस्ट। जो भी हमारी अदर कॉस्ट है, जैसे हमने सम के अंदर देखा कैश डिस्काउंट था, बाद में एक जगह मैनेजर को सैलरी दी थी, ये सब बात हमने उस टाइम पे की थी, तो हमने वो माइनस करेंगे। ओके, देन एडमिन कॉस्ट माइनस करने के बाद हमें मिलता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और आप एक्सपेक्टेड बेनिफिट भी बोल सकते हो, बट कौन सा वाला? बिफोर टैक्स वाला। ओके, उसके बाद हमें मिलेगा, उसके बाद हम माइनस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर कॉस्ट ऑफ फंड, तो हमें मिलता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, इसे बोला जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट या फिर नेट बेनिफिट बिफोर टैक्स। देन उसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स, तो हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट या तो फिर नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स। ओके, ये हमारा मोटा मोटी ऐसे हम हमारा टोटल अप्रोच से बनाते थे हमारा इनकम स्टेटमेंट। बैड डेट, एडमिन कॉस्ट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेट प्रॉफिट आ गया, टैक्स आ गया, और ये हमारा नेट प्रॉफिट। देन अब करते इसको कॉपी पेस्ट। हमने देखा था कि मिनिमम हमें 2 पॉलिसी तो दी ही होती है, तो ये हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट ऑफ टोटल अप्रोच से स्टेटमेंट हमारा पूरा का पूरा बन गया। अब है ना, आपको मैं मॉड्यूल पे लेके चलता हूँ। अगर आप देखोगे मॉड्यूल में क्या किया है, डायरेक्ट हमें इंक्रीमेंट क्रेडिट सेल बताया है कि इतना हमारा इंक्रीमेंटल क्रेडिट सेल है, उसमें से हमारा इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दे दिया। उसके बाद हमें बताया इंक्रीमेंटल बैड डेट लॉसेस, इंक्रीमेंटल कैश डिस्काउंट, इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट माइनस टैक्स, इंक्रीमेंटल मतलब कि ये पूरा का पूरा उनका इंक्रीमेंटल वाला पोर्शन है। अब ये हमें है ना वहां पे बनाना है। अब ये हम कैसे बनाएंगे, देखो एक चीज और। हम्म, अब इंक्रीमेंटल अप्रोच से जाने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इंक्रीमेंटल क्रेडिट सेल। अब इंक्रीमेंट हमेशा बेस से गिना जाता है, ये ए, इसको हम ए मानते हैं, जो हमारा बेस है। बेस है मतलब ये आपको है ना आपके सम के अंदर दिया गया होगा। ओके, बाद में ये हमारा बी है, ये हमारी पॉलिसी 1 होगी, और ये हमारा सी है जो हमारी पॉलिसी नंबर 2 होगा, पॉलिसी 2। ओके, अब इंक्रीमेंटल सेल्स निकालने के लिए क्या होगा, अगर मैं बेस से माइनस करूंगा तो मेरा इंक्रीमेंटल सेल हो जाएगा डैश, मतलब कि 0। अब पॉलिसी 1 का मुझे इंक्रीमेंटल सेल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा सेल था 25 लाख रुपए, और नई क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट करूंगा तो मेरा सेल हो जाएगा 30 लाख रुपए। एक सेकेंड, 30 लाख हमारा पॉलिसी नंबर, अगर पॉलिसी 1 अडॉप्ट करेंगे तो हमारा क्रेडिट सेल 25 लाख से 30 लाख हो जाएगा। और पॉलिसी नंबर 2 के लिए जाएंगे तो हमारा क्रेडिट सेल हो जाएगा 35 लाख रुपए। अब आप एक चीज समझो, मुझे इंक्रीमेंटल क्रेडिट सेल गिनना है, तो मेरा बेस सेल मतलब कि मैं अगर कोई क्रेडिट पॉलिसी है मेरे पास या नहीं है, तब मैं क्रेडिट सेल करता हूँ 25 लाख रुपए। मैं कितना इंक्रीमेंट कर रहा हूँ सेल में, यहाँ
मैं यहाँ पे है ना पॉलिसी 1 के लिए जाने के लिए है ना मुझे 5 लाख का क्रेडिट सेल करना इंक्रीमेंटल हो रहा है, और पॉलिसी 2 में मेरा इंक्रीमेंटल क्रेडिट सेल हो रहा है 10 लाख रुपए। तो इसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंटल अप्रोच, जहाँ पे हमें सिर्फ जो इंक्रीमेंट हुआ है हमारा वो ही दिखाना है, और कुछ हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल सेल। वैसे ही हमें इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में हमारे हर चीज़ का हमने इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकाला हुआ है, इंक्रीमेंटल बैड डेट्स, कैश कॉस्ट, तो हर चीज़ का इंक्रीमेंटल निकलेगा। अब समझ लो कि वेरिएबल कॉस्ट है, मुझे वेरिएबल कॉस्ट का इंक्रीमेंट निकालना हो, इंक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, तो वो मेरा कैसे निकलेगा? तो मेरा इंक्रीमेंटल कैसे निकलेगा? तो पॉलिसी 1 में से मुझे बेस पॉलिसी माइनस करनी होगी। डन। मुझे पॉलिसी 2 का इंक्रीमेंटल निकालना है, तो पॉलिसी 2 का पॉलिसी 2 का वेरिएबल कॉस्ट माइनस कुछ तो भी हुआ है। ओके डन। डिलीट। फिर से एक बार कॉपी पेस्ट हो गया है, कोई बात नहीं। 35 लाख और 10 लाख। डन। पॉलिसी 2 में से मैं बेस प्राइस ऑफ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, जो हमारा बेस है उसका वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, तो मुझे इंक्रीमेंटल वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। वैसे ही इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट हमारा निकलेगा, वैसे ही हमारा निकलेगा इंक्रीमेंटल बेड डेट। अब हमारा इंक्रीमेंटल बेड डेट कैसे आएगा? तो सेम, जो सॉरी हाँ सॉरी 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 हम यहाँ पे ऐसे बात कर रहे थे। इंक्रीमेंटल एडमिन कॉस्ट हमें लाना है, वैसे ही उसके बाद हमारा आएगा इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और बेनिफिट बिफोर टैक्स, इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद यहाँ पे आएगा इंक्रीमेंटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस इंक्रीमेंटल टैक्स, तो हमें मिल जाएगा इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। डन। ऐसे हमें हर चीज का इंक्रीमेंटल निकालना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल निकालने के लिए मैंने एक चीज समझी, क्या समझी? अजम्पशन लो कि हमारा बेस सेल 25 लाख रुपए का है, पॉलिसी 1 अडॉप्ट करते हैं तो 30 लाख का हमारा सेल हो जाता है, और पॉलिसी 2 अडॉप्ट करोगे तो 35 लाख का हो रहा है। तो राइट नाउ मेरा 25 लाख का सेल है। अगर मुझे पॉलिसी 1 अडॉप्ट करनी है तो मेरा सेल कितना इंक्रीमेंट होगा उसके लिए? 5 लाख रुपए का। मुझे पॉलिसी 2 की तरफ बढ़ना है तो मेरा सेल कितना इंक्रीज होगा? 10 लाख रुपए, क्योंकि 25 से 35 हो रहा है। ठीक है। वैसे ही हमें हर चीज का इंक्रीमेंटल ढूंढना है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, बैड डेट, एडमिन कॉस्ट, इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीमेंटल नेट प्रॉफिट, इंक्रीमेंटल टैक्स और इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। हर चीज का हम इंक्रीमेंट निकालेंगे और उसके बाद हम देंगे। आप यहाँ देखोगे पूरा का पूरा उसी तरीके से इंक्रीमेंटल नेट बेनिफिट तक हमने निकाला हुआ है उन लोगों ने। बट इन लोगों ने क्या किया है, हर दो चीज नहीं लिखी है, सिर्फ उन्होंने इंक्रीमेंटल का ही पोर्शन हर जगह लिखा है। एग्जाम के टाइम पे है ना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है जब हमें डायरेक्ट इंक्रीमेंट निकालना आ जाए तो हम इसको अब कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सम इन लोगों ने कैसे किया है वो देख लेते हैं एक बार इंक्रीमेंटल अप्रोच से। तो देखो इन लोगों ने डायरेक्ट ही क्या किया है, देखना। 6 लाख का हमारा प्रेजेंट पॉलिसी का सेल था, प्रपोज पॉलिसी पे 30,000 का बढ़ जा रहा है। यहाँ से जंप यहाँ तक ले रहे तो 30,000, यहाँ से यहाँ 48,000, यहाँ से यहाँ 75,000 और यहाँ से यहाँ 90,000। तो आप देखोगे यहाँ पे देखोगे इंक्रीमेंटल क्रेडिट से 30, 48, 75, 90,000। ओके। फर्ज करता हूँ आपको यहाँ तक में समझ में आया होगा। अब उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट हमारा इंक्रीमेंटल देखना है। तो हमारा देखो फिक्स कॉस्ट है ना 50,000 है, यहाँ पे भी 50,000 लग रहा है, तो यहाँ पे हमारा इंक्रीमेंटल अप्रोच कितना है फिक्स कॉस्ट का? 0, 0, 0 और 0, क्योंकि बेस का 50,000 है, पॉलिसी 1, 2, 3, 4 कहीं पे भी बढ़ नहीं रहा है, तो वो हमारा फिक्स कॉस्ट हो जाता है 0। तो आपने देख लो यहाँ पे कुछ लिखा उन्होंने नहीं है। अब वेरिएबल कॉस्ट आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ 20,000 का इंक्रीज हुआ है,
यहाँ से यहाँ 32,000 का इंक्रीज हुआ है, यहाँ 50,000 का इंक्रीज हुआ है 4 लाख से, और ये 60,000 से हुआ है। तो 20, 32, 50 एंड 60, 20, 32, 50 एंड 60 का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब इंक्रीमेंटल बेड डेट, उसके बाद हम बेड डेट देखेंगे। तो बेड डेट यहाँ कितना बढ़ा है, 6 से 9450 हो गया, तो ये हो गया 3450 से इंक्रीज हुआ है। ये हमारा हुआ है 12960, ये वाला 12960 माइनस 6000, तो ये हमारा हुआ है इंक्रीज 6960 से। लास्ट वाला हमारा इंक्रीज हुआ है 22250 से, 20250 माइनस 6000, 14,250 से। और वैसे ही लास्ट का भी यहाँ देख लेते हैं, 3450, 6960, 14,250 और 21,600। तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 30 प्लस 20, अरे सॉरी 30,000 माइनस 20 माइनस 3450, तो ये हमें मिल जाएगा 6550। 48 माइनस 32 माइनस 690, तो हमें इंक्रीमेंटल प्रॉफिट मिल गया। अब उन्होंने रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंक्रीमेंटल गिना, तो उन लोगों ने क्या किया, रिक्वायर्ड रेट गिनने के लिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनने के लिए, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 7500 था, बाद में इंक्रीज होकर 10444 हो गया। तो ये कितना इंक्रीज हुआ, 2944, 2944। ठीक है, यहाँ पे हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था 13389, 13389, और बेस का था 7500, 13389 माइनस 7500, ये हमारा इंक्रीज हुआ 5889 से, 5889 से। बाद में क्या किया, 6550 में से 2944 माइनस कर दिया, तो 3606 हमारा नेट बेनिफिट आ गया। अब आपको ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बेस था 13650 का, इंक्रीज होके 140 हो गया, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है हमारा 3606 का, 3060। ओके, that the proposed policy A should be adopted since that the net benefit under this policy are higher than those under other policy। मतलब कि आपने देखा, पहले से लेके लास्ट तक हमने जो भी काम किया वो सारा का सारा सेम था, कोई चेंज नहीं था। सिर्फ हमने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, मतलब कि हमने हर चीज में एक डिफरेंस डिफरेंस लाके रख दिया, और वो डिफरेंस हमारा इंक्रीमेंटल बन जाता है। अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा और रिवाइज करेंगे हम। तो इस स्टेटमेंट को रिवाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ना वो हम रिमूव कर डालेंगे, डिलीट। अब हमने वेरिएबल कॉस्ट को ए नाम दिया, इंक्रीमेंटल को ये इंक्रीमेंटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट को हम ए नाम देंगे, नहीं, इंक्रीमेंटल क्रेडिट सेल को हम नाम देंगे कैपिटल ए, टोटल कॉस्ट को हम नाम देंगे कैपिटल बी। ओके, बेड डेट को हम नाम, इंक्रीमेंटल बेड डेट को हम नाम देंगे कैपिटल सी, और इंक्रीमेंटल एडमिन कॉस्ट या अदर कॉस्ट को हम नाम देंगे कैपिटल डी। तो हमें डायरेक्ट यहां पे मिलेगा इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और वो क्या होगा, क्रेडिट सेल माइनस, मतलब कैपिटल ए में से हमारा माइनस होगा कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। डन, यहां तक समझ में आया होगा। बाद में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम ढूंढेंगे और हमें मिलेगा इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वहां से हमें मिल जाएगा। अब इस पूरे सम को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल ई मतलब इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से हम इज इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, और इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम नाम देंगे डी। तो हमें यहां मिलेगा इंक्रीमेंटल एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये हमारा क्या होगा, कैपिटल एक मिनट, डी ई, ये हमारा हो जाएगा एफ, ये हमारा हो जाएगा एफ। तो हमें यहां मिलेगा ई एफ जी इज इक्वल टू ई माइनस एफ। ओके, टैक्स इंक्रीमेंटल कभी नहीं लगेगा। ठीक है, अब आप डायरेक्ट इस अमाउंट के ऊपर जी की जी एच इज इक्वल टू जी इंटू जो भी टैक्स के परसेंटेज लगेंगे वो आप ढूंढोगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इंक्रीमेंटल टैक्स आएगा। ठीक है, और ये लास्ट वाला भी पोर्शन हमारा चेंज होके क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंटल नेट प्रॉफिट
या नेट बेनिफिट आफ्टर टैक्स। डन। तो ये पूरा इंक्रीमेंटल का कॉन्सेप्ट था। इंक्रीमेंटल के कॉन्सेप्ट में इसके अलावा कुछ नहीं है, हमें हर चीज का इंक्रीमेंटल दिखाना है। ओके, हमने यहाँ दोनों चीजें समझ ली। अब चैप्टर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हम गिनने जा रहे थे। एक छोटा सा प्रॉब्लम आ गया, पूरा मेरा जो लैपटॉप था वो शट डाउन हो गया है। बट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ढूंढ लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 हमने पूरा ही गलत गिना था, टोटल अप्रोच से भी गिना था, और एक दो चीज भी है मैंने, है ना, उस टाइम आपको इसमें नहीं समझाई थी। तो अब हर चीज समझने का टाइम आ चुका है। ओके, अब इस सम के लिए आप लोग रेडी हो चुके हो। क्वेश्चन 11 आपने अपने, है ना, बुक में गिना हो ना, तो उसको, है ना, ऐसे चौकड़ा लगा देना, चौकड़ी मार देना। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन नंबर 11 गिना होगा। मैंने एक चीज यहाँ पे, है ना, आपको नहीं बताई थी, तो उसकी वजह से पूरा सम ही हमारा गलत हो गया है। तो इसको एक चौकड़ी मार देना, ताकि हम अपनी गलती यहाँ पे अब जो हम करेंगे ना उसमें हम सुधार देंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। मस्त, आज शायद तक अभी एक सम और हो पाएगा इसके बाद, उसके बाद पता नहीं मेरे पास टाइम है कि नहीं है। बट ठीक है, ये लैपटॉप शट डाउन हुआ, उसके चक्कर में मेरा आधा घंटा वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 11, स्टेटमेंट शोविंग इंक्रीमेंटल अप्रोच। अप्रोच नहीं, स्टेटमेंट शोविंग, क्या था हमारा? स्टेटमेंट शोविंग क्रेडिट पॉलिसी, या स्टेटमेंट शोविंग क्रेडिट पॉलिसी, या हम लिख देते स्टेटमेंट इवैल्यूएटिंग क्रेडिट पॉलिसी, जो भी आपको अच्छा लगे लिख सकते। इंक्रीमेंटल अप्रोच मेथड से हम ये गिनेंगे। डन। अब इंक्रीमेंटल अप्रोच, यहाँ पे हमारे पास टोटल करंट पोजीशन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, ऐसे टोटल 3 है। तो करंट पोजीशन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। डन। टोटल 3 चीजें हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्स। तो आप डायरेक्ट इंक्रीमेंटल अप्रोच से जाना चाहते हो, और हमने जो समरी बुक, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बुक, ये रहे हमारे कॉन्सेप्ट बुक में हमने डायरेक्ट जो पोर्शन ए, पोर्शन बी इंक्रीमेंटल का, ये सब आप डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कैलकुलेशन करके। बट 90% लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसलिए मैं पूरा सम, टोटल और इंक्रीमेंटल अप्रोच का कंबाइन करके बना रहा हूँ। सेल रेवेन्यू है 40, 42, 44, 50 लाख। सेल रेवेन्यू 40, 42, 44, 50 लाख। डन। ओके, सम की हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग लेके रखी है, तो मुझे लगता नहीं है मुझे अंडरस्टैंडिंग अब आपको देनी चाहिए। 1 मिनट, क्लोज दिस वन। हमने पूरे सम की अंडरस्टैंडिंग लेके रखी है, तो मुझे लगता नहीं कि हमें अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए। ओके, ओके, डन। अब हम माइनस का, अब हमें हमें हमारे पास इसमें हमें टोटल कॉस्ट दिया है। अब टोटल कॉस्ट हमें यहाँ कैसे दिया है? तो कंट्रीब्यूशन है हमारा 2/5 ऑफ सेल रेवेन्यू। तो हमारा कॉस्ट कितना होगा? अगर मेरा कंट्रीब्यूशन, हम क्या बनाते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो मुझे मिल जाता है कंट्रीब्यूशन। अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 2/5 है टोटल सेल का, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट 3/5 होगा, तब जाके मेरा सेल 1 होगा। ओके, तो मेरा कॉस्ट यहाँ पे कितना रहेगा? 3/5 ऑफ सेल। तो टोटल कॉस्ट 3/5 ऑफ सेल। ओके, उससे पहले हम यहाँ ढूंढ लेंगे इंक्रीमेंटल सेल, जिसे हम नाम देंगे ए। बेस है हमारा 40 लाख रुपीस, 40 लैक्स में से 40 लैक्स जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा डैश, 42 में से 40 लाख जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2 लाख। ये हमारा बेस है 40 लाख, 40 लाख में से 42 लाख जाएगा तो 2,
44 लाख में से 40 लाख जाएगा तो हमारा आएगा 4 लाख, और वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10 लाख रुपए। ये हमारा इंक्रीमेंटल सेल आ गया। अब टोटल कॉस्ट ढूंढेंगे, तो टोटल कॉस्ट 3/5 ऑफ सेल है, तो 40 इंटू 3/5, तो यहाँ हो जाएगा 24 लाख। 42 इंटू 3/5, तो ये हमारा हो जाएगा 25.2 लाख। ओके, 44 इंटू 3/5, तो ये हमारा हो जाएगा 26.4 लाख। ओके, और लास्ट में हमारा हो जाएगा 40 इंटू 3/5, तो ये हमारा हो जाएगा 30 लाख। ओके, 44 इंटू 3/5 हमारा होता है 26.4 लाख। 42 इंटू 2/5 हमारा हो जाएगा 6, ये हमारा होगा 16.8 लाख। 42, 1 मिनट, 42 इंटू 3/5, ये हमारा हो जाएगा 25.2 लाख। ओके, डन। तो हमें हमारा टोटल कॉस्ट मिल गया। इंक्रीमेंटल टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बेस है 24 लाख, ये हमारा बेस रहेगा, तो इसमें से हम हर पॉलिसी का टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे। तो 25.2 माइनस 24, 1.2 लाख। 26.4 माइनस 24, तो ये हमारा हो जाएगा 2.4 लाख। और 30 माइनस 24, तो ये हमारा हो जाएगा 6 लाख रुपीज। डन। तो हमें इंक्रीमेंटल टोटल कॉस्ट भी मिल गया। अब माइनस करेंगे हम बेड डेट। बेड डेट हमारा कितना है, तो सेल हो गया, बेड सेल हो गया है, ये कंट्रीब्यूशन वाला पार्ट हो गया है। अब हम चलते हैं बेड डेट की तरफ। बेड डेट हमें बोला है 2.5, 3 एंड 5% है, तो यहाँ हम लिख देते हैं बेड डेट है 2, 2.5, 2.5, 3 एंड 5 हमारा बेड डेट है, यही है ना, 2.5, 3 एंड 5। ओके, डन। 2.5 एंड 3 एंड 5 हमारा बेड डेट है। अब उसको कैलकुलेट करेंगे 40 इंटू 2%, ये हमारा हो जाएगा 0.8। 42 इंटू 2.5%, ये हमारा हो जाएगा 1.05। 44 इंटू 3%, 44 इंटू 3%, ये हमारा हो जाएगा 1.32 लाख। 30 इंटू 5%, ये हमारा हो जाएगा 1.5 लाख टोटल बेड डेट। ओके, डन। अब इंक्रीमेंटल बेड डेट हम ढूंढ लेंगे, तो हमारा इंक्रीमेंटल बेड डेट होगा फर्स्ट में डैश 1.05 माइनस 0.8, 0.25, 1.32 माइनस 0.8, 0.52, 1.5 माइनस 0.8, 0.7। ओके, तो हमें इंक्रीमेंटल बेड डेट भी मिल गया। ये हमारा है कैपिटल बी और ये है हमारा कैपिटल सी। अब इसमें हमें दिया है बेड डेट मिल गया। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट एडमिन, मतलब एडमिन कोस्ट जिसे हम लिखेंगे अब एडमिन कोस्ट। एडमिन कोस्ट हमारा क्या है 24, 26, 30, 24, 26, 30 और लास्ट वन इज 16, 0.16। तो हमारा इंक्रीमेंटल एडमिन कोस्ट क्या आएगा 0.24 माइनस 0.26, मतलब ये हमारा हो जाएगा 0.02। 0.30 माइनस 0.24, तो ये हमारा हो जाएगा 0.06। एंड लास्ट में हमारा हो जाएगा 0.60 माइनस 0.24, ये हमारा हो जाएगा 0.36। डन। तो इससे हमें हमारा इंक्रीमेंटल एडमिन कोस्ट भी मिल गया। अब हम ढूंढेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स या बेनिफिट बिफोर टैक्स, या एक्चुअली इस सब में है ना टैक्स का आइटम ही नहीं है, तो हम लिखेंगे सिर्फ प्रॉफिट। तो अब हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, ये हमारा डी हो गया। कैपिटल ए में से बी, सी और डी माइनस कर देना है, तो 2 माइनस 1.2 माइनस 0.26, अरे नहीं, हमें ये 2 लाख में से ये 1.2 लाख इंक्रीमेंटल माइनस करना है, इंक्रीमेंटल बेड डेट माइनस करना है और इंक्रीमेंटल एसी माइनस करना है। ओके, जिसको माइनस करना है ना हमने उसी के ही उसको ही हमने ब्रैकेट में लिखा है, उसके अलावा का हमें कुछ माइनस नहीं करना है। 2 माइनस 1.2 माइनस 0.25 माइनस 0.02, तो पहला आएगा हमारा 0.53। सेकेंड हमारा आएगा 4 माइनस 2.4 माइनस 4 माइनस 2.4 माइनस 0.52 माइनस 0.06, तो ये हमारा आ जाएगा 1.02। ओके, एंड लास्ट में 10 लाख माइनस 6 लाख माइनस
0.7 माइनस 0.36, तो ये हमारा आ जाएगा 2.94 लाख। ओके, तो यहाँ तक हमारा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट में से हमें माइनस करना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट 1। ओके, अब समझो आप, हम जनरली जो हमारा होता है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो हम कैसे गिनते हैं? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनने के लिए हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड होता है। अब आप ये पूरा सम देखोगे ना, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड हमें कहीं नहीं दिया है। हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन 11 फर्स्ट टाइम गिना था ना, तो हमने क्रेडिट पीरियड को एवरेज कलेक्शन पीरियड ले लिया था, बट आप यहाँ पे देखोगे ना, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कहीं नहीं दिया है। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड ना दिया हो तो कब हमें, अब हम क्या करेंगे समझो। एवरेज कलेक्शन पीरियड वो होता है जिस टाइम के अंदर अंदर हम हमारा कलेक्शन कंप्लीट हो जाता है। अब मेरे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं है। ओके, हमारे पास क्या है कि हमारा क्रेडिट पीरियड हमें दिया है, ये 12 मंथ है, ये 1.5 मंथ है, ये 2, अरे ये 1 मंथ है, ये 1.5 मंथ है, ये 2 मंथ है और 3 मंथ है। अब मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड ढूंढना हो तो मैं कैसे ढूंढूंगा? आप अपना दिमाग लगाइए। सोचा कुछ पता चला कैसे होगा? मैंने अभी तक एक भी बार ये चीज समझाई नहीं, अब समझो। एवरेज कलेक्शन का पीरियड का मीनिंग क्या होता है? ऑन एन एवरेज पूरे साल में मेरा कलेक्शन कितने दिन में आ जाता है। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मीनिंग क्या है? मेरा जो कलेक्शन पीरियड है वो कितना है। अब मैं माल 30 दिन के लिए उधार पे देता हूँ, उसे मैं क्या बोलता हूँ? क्रेडिट पीरियड। बट मेरा एवरेज कलेक्शन 35 डेज पे होता है, मतलब, या फिर यहाँ पे मंथ है ना, तो मैं कलेक्शन पीरियड में 1 मंथ का है ना, किसी को बोलता हूँ कि तू तेरे को 1 मंथ में मेरे को पैसा दे देने का, बट वो मुझे 1.5 मंथ पे ऑन एन एवरेज आके देता है। तो मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड 1.5 मंथ है, ना कि 1 मंथ है। मैं क्रेडिट पीरियड कब भी दे रहा हूँ, लेकिन मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हो गया? 1.5 मंथ। या फिर इस तरीके से समझो, आपको किसी ने, आपने किसी को पैसे दिए, आपने फर्ज करो अपने किसी दोस्त को 15,000 रुपए दिए। दोस्त ने बोला अगले महीने जब सैलरी आई तब मैं दे दूंगा। अब अगले महीने सैलरी आई, आपने फ़ोन किया, उसने पैसे बोला मैं बाद में अभी ट्रांसफ़र करता हूँ। बाद में उसकी सेकंड सैलरी आई, तब जाके उसने ट्रांसफ़र किया। मतलब किसी ने आपको 1 जनवरी, 1 जनवरी 25 नहीं, अभी तो 26 आने वाला है ना, तो 1 जनवरी 2 महीने ही बाकी है 26 आने में, तो 26 का ही एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। 1 जनवरी 2026 के दिन किसी ने बोला 15,000 रुपए दे दे, मेरी सैलरी है ना 1 फरवरी 2026 को आएगी, तब मैं तेरे को वो पैसे लौटा दूँगा, ठीक है? तो आपके हिसाब से अभी आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना हुआ? अभी उसने पैसे नहीं दिए। अभी आप खड़े हो 15 जनवरी 2026 पे, तो आप क्या बोलोगे? 1 जनवरी को मैंने पैसे दिए, 1 फरवरी 2026 को वो मुझे पैसे दे देगा। तो अभी आपको क्या दिख रहा है? 30 दिन के अंदर मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड है। ओके? अब क्या हुआ कि उसने 1 फरवरी 26 आ गई, आज 1 फरवरी 26 आ गई, उसने पैसे नहीं दिए, आपने कॉल किया, भाई पैसे, वो बोले एक ईएमआई आ गई, उसका पेमेंट करना हो गया, तू एक थोड़ा सब्र रखना, मैं तेरे को 2-3 दिन में देता हूँ। 2-3 दिन बाद फ़ोन किया, उसने बोला एक 1 वीक का सब्र रख, ऐसे करते-करते उसने है ना 15 फरवरी 2026 को आपको पैसे दिए। ये एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुए। अब आप देखो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कौन कितना हो गया? आपका कलेक्शन पीरियड हो गया 45 डेज़ का। मिलने वाले थे पैसे 30 दिन में, मिले 45 डेज़ में, मतलब आपको क्या पता चला, इस बंदे को मैं कभी भी पैसे दूँगा ना, तो वो मुझे 15 दिन और लंबा खींचेगा। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या बोलोगे? भाई 15 दिन में दे दे पैसे। तो 15 दिन आपने दिए, प्लस 15 दिन उसने दिए, तो हो जाएँगे 30 डेज़, ओके? अब इसको हम है ना एक बार फटाफट है ना बुक में उतार लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ इसको हम आगे कंटिन्यू कैसे करेंगे इस चैप्टर को। ये रहा ये प्रैक्टिकल बुक है। एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसका मीनिंग क्या होगा? कितने दिन में पैसा मिल जाता है। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है लिखने में, आप लोग समझ लेना। ओके, मुझे कितने दिन, उसको बोलते हैं कितने दिन में मुझे पैसा मिल जाता है, उसे एवरेज कलेक्शन पीरियड बोलते हैं। और क्रेडिट क्रेडिट पीरियड क्या बोलते हैं, जो हमारे सम में दिए? क्रेडिट पीरियड बोलते हैं इतने क्रेडिट पीरियड बोलेंगे इतने, नहीं,
इतने ऐसे लिखते हैं? नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है। ई ई कैसे लिखते बे? टाइम ऑफ नहीं रे, ऐसे ही लिखते। इतने दिन में पैसा देना पड़ेगा। ओके, आप समझ लेना मैंने क्या लिखा है। मेरा हिंदी अभी है ना, पता नहीं चल रहा है क्या लिखूं, क्योंकि हिंदी लिखे सालों बीत गए। हम गुजराती मीडियम से पढ़े हुए स्टूडेंट है थोड़े। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का मीनिंग क्या होता है कि कितने दिन में पैसे मिल जाते हैं। कितने दिन में हमें, हमारे केस में कितने दिन में पैसे मिल रहे थे? 45 डेज पे। यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिख लो। ₹10,000 गिवन टू योर फ्रेंड, he or she promised, I will give the money back in 30 days। ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि 10,000 रुपए थे, आपने किसी फ्रेंड को दिए, ही और शी प्रॉमिस्ड आई विल द मनी बैक इन 30 डेज। ग्रामर थोड़ा देख लेना। अब एट द टाइम ऑफ फर्स्ट टू 29 डेज योर, तो इन दिस केस 30 डे इज अ क्रेडिट पीरियड। ओके, ओके, ये समझे आप इतना? इन दिस केस, पहला जो अभी जो केस चल रहा है, इन दिस केस 30 डे इज अ क्रेडिट पीरियड, कि इतना हमने, उसने हमारे पास से क्रेडिट मांगा है। बट ही और शी विल गिव मनी ऑन द 45th डे। ओके, प्रॉमिस किया था 30 दिन का, भाई मैं 30 दिन में तेरे को पैसे वापस दे दूंगा, तो जो 30 दिन उसने बोला उसको बोलते हैं क्रेडिट पीरियड। बट तो 30 दिन को हम क्या गिनेंगे? क्रेडिट पीरियड। एंड 45 डेज इज कलेक्शन पीरियड। ओके, देन 45 डेज आपका कलेक्शन पीरियड हुआ। अब एक है ना लॉजिक, एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकलता है वो भी आपको लॉजिक बता देता हूँ। क्रेडिट पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। आप धंधा लेके बैठे हो, ठीक है। अब आपके पास जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, अपने फिनेंशियल ईयर नहीं ले रहे, चलो फिनेंशियल ईयर ही ले लेते। जनवरी, फरवरी, मार्च, इन तीनों को उठा के नीचे डाल देते हैं। डन। और ये पूरा का पूरा ऊपर ले लेते। तो ये अप्रैल से लेके मार्च तक का हमने पूरा का पूरा यहाँ पे आपको बता दिया है। जनवरी, फरवरी, मार्च हमारा ये पूरा साल है। अब देखो, क्रेडिट पीरियड किसी भी चीज का 30 ही दिन रहेगा, ये स्टैंडर्ड होता है। अगर कोई कंपनी अपना क्रेडिट पीरियड पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं करती, वो ऑलवेज स्टैंडर्ड रहेगा। तो क्रेडिट पीरियड और एवरेज क्रेडिट पीरियड बोथ आर 30 डेज ही रहेगा। ये ये टोटल हो गया आपके 360 डेज, और एवरेज क्रेडिट पीरियड आपका हो जाएगा 360 डेज, या फिर 360 360 डेज डिवाइड बाय 12 मंथ। तो ये आपका 30 डेज ही रहेगा, ऑलवेज क्रेडिट पीरियड आपका 30 डेज ही रहेगा, ठीक है। अब एक बंदा है, उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा, उसने 45 डेज लगाए, फिर 25 दिन में पैसा दे दिया, फिर 30 दिन में पैसा दे दिया, 27 दिन में दे दिया, 23 दिन में दे दिया, बाद में सितंबर का पैसा उसने 50 दिन में दिया, फिर 60 दिन में दिया, फिर 80 दिन में दिया। अक्टूबर ना, हाँ 80 दिन में दिया। दिवाली की वजह से उसने थोड़ा लेट पेमेंट किया, क्योंकि उसको भी पेमेंट करना था, तो उसने हमारा पेमेंट डिले किया। नवंबर में उसने 20 दिन में ही दे दिया पैसा। जनवरी 30,
20 और लास्ट मार्च में उसने दिया 50 दिन में, ठीक है, क्लोजिंग टाइम में। तो 45 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 27 प्लस 23 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 50, तो ये टोटल डेज हो गए 460 डेज डिवाइड बाय 12 मंथ, कि वो 12 मंथ में उसने कितने कितने दिन ऑन एन एवरेज पेमेंट किया। तो उसने ऑन एन एवरेज 38 डे के अंदर अंदर पेमेंट किया, तो 38 डेट होता है, 38 डेज क्या होगा हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड। ये आपका हो गया ये आपका हो गया एवरेज क्रेडिट पीरियड है ये आपका। ये एवरेज क्रेडिट पीरियड कि हम ऑन एन एवरेज क्रेडिट 30 दिन की देते हैं, और ये जो 30 डेज आया ना, ये हुआ एवरेज कलेक्शन पीरियड। डन। तो इन दोनों में ये चेंज है। अब हमारे सम की तरफ वापस से बढ़ते, हमें क्रेडिट पीरियड दिया है। अब मुझे क्रेडिट पीरियड से एवरेज कलेक्शन पीरियड तक मैं पहुंच सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं पहुंच सकता, सीधी बात है। क्रेडिट पीरियड आप यहाँ देखो, क्रेडिट पीरियड ये कंपनी ने दिया है, ओके। तो एवरेज कलेक्शन तक पहुंचना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि उसने कब पेमेंट किया है मुझे नहीं पता है। बट उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ, उसकी जगह मैं ऑन एन एवरेज डेटर्स बैलेंस ले सकता हूँ। मैं डेटर का पूरे साल का अगर ऑन एन एवरेज बैलेंस ले लूं, आप देखोगे यहाँ थर्ड फॉर्मूला मैंने समझाया ही नहीं था। एक्चुअली यहाँ कॉस्ट ऑफ डेटर नहीं है, एवरेज कॉस्ट ऑफ डेटर है। ये वाला पोर्शन एवरेज कॉस्ट ऑफ डेटर है, ठीक है। आप फॉर्मूला 1 देखोगे ना, तो मेरे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं है। फॉर्मूला 2 में डीटीआर मुझे नहीं दिया है, ओके। अब जो हम थर्ड फॉर्मूला देखेंगे ना, उसमें हमें बोला है एवरेज कॉस्ट ऑफ डेटर इनटू रेट। अब एवरेज कॉस्ट ऑफ डेटर क्या आता है, मेरा मेरे को डेटर रखने का कॉस्ट कितना है, एवरेज मंथ ऑन मंथ मेरा डेटर को रखने का कॉस्ट कितना है। तो जो भी मैंने डेटर्स मेरे खड़े हैं, डिवाइड बाय मैं 12 करूंगा, तो जो मुझे मंथली बेस पे ऑन एन एवरेज इतने तो डेटर मेरे रहते ही, इतना तो पैसा मेरा डेटर्स के बीच में फंसा ही रहता है, इतना मुझे पता चल जाएगा। उसके इनटू मैं रेट कर दूंगा, ओके। अब हमारे केस में हमें डेटर्स दिए नहीं दिए। अब एक और कॉन्सेप्ट साथ साथ में ही मैं ले लेता हूं, तो बाद में है ना ये इंक्रीमेंटल अप्रोच, एवरेज डेटर और ये सब खत्म हो जाए। अब मैंने बोला मुझे एवरेज कॉस्ट ऑफ डेटर लेना है। अब एवरेज कॉस्ट ऑफ डेटर का मीनिंग क्या होता है, डेटर की कॉस्ट लेनी है। अब डेटर की कॉस्ट मुझे कहाँ से डिटरमाइन होगी, दो जगह से मुझे कॉस्ट ऑफ डेटर डिटरमाइन हो सकती है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, या तो फिर सेल। तो है ना, मुझे यहाँ मैं टू बी स्पेसिफिक डेटर्स की बात कर रहा हूँ। तो डेटर के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो सेल रेवेन्यू है ना, वो उठा लूंगा, सेल्स रेवेन्यू वो मैं उठाऊंगा, और उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्रेडिट पीरियड डिवाइड बाय 12 मंथ। अगर मंथ में दिया है क्रेडिट पीरियड तो 12 मंथ, अगर डेज में दिया है तो 365 डेज, और वीक में दिया है तो 52 वीक। अगर मैं टोटल सेल्स को, मेरा सेल्स रेवेन्यू जो है उसको मैं अगर क्रेडिट पीरियड से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एवरेज में। एवरेजली मेरे क्रेडिटर कितने हैं देखो, 40 लाख रुपीज है मेरा यहाँ पे, 40 लाख इंटू क्रेडिट पीरियड कितना है, 1 मंथ का है, इंटू 1 डिवाइड बाई 12। तो 40 इंटू 1 डिवाइड बाई 12, 3.33 लाख। मतलब कि ऑन एन एवरेज मैं 3.33 का है ना, ऑन एन एवरेज हर मंथ पे मेरा हर मंथ में मेरा जो बैलेंस रहता है 3.33 लाख रुपीज मुझे उगराने के रहते ही है, मेरे पास उधार पड़े ही होते हैं, मुझे ये सारे पैसे लेके आने ही होते, मुझे डेटर्स को कॉल करना ही पड़ता है 3,33,000 से, इतना पता चल। और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा रेट से, तो मुझे मिल जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ओके। डन। तो इसी फॉर्मेट में हम सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिन लेते हैं, ये यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ओके। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हमारा सबसे पहला फॉर्मूला लगेगा, ये हमारा वर्किंग नोट 1 है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहली बार हम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज कॉस्ट ऑफ डेटर। मुझे एक डेटर लाने की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, इन टू रेट। अब एवरेज कॉस्ट ऑफ डेटर लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेटर इंटू डेटर, अरे डेटर कहाँ, सेल्स इंटू
सेल्स इनटू क्रेडिट पीरियड, और हमारे केस में है 12 मंथ इनटू रेट। ओके डन। सेल हमारा कितना है 40 लाख रुपीस। प्रेजेंट पॉलिसी सेल है हमारा 40 लाख रुपीस, क्रेडिट पीरियड है हमारा 1 लाख रुपीस इंटू 1 डिवाइड बाई 12 इंटू रेट हमारा है, रेट हमारा कितना है 20% इंटू 20%। 40 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 12 इंटू 20%, 0.67 लाख। पॉलिसी 1, पॉलिसी 2, पॉलिसी 3, पॉलिसी 1 2 3। सेल है हमारा 42 लाख 1.5 मंथ, 42 लाख इंटू 1.5 मंथ डिवाइड बाई 12 इंटू 20%, 42 लाख इंटू 1.5 डिवाइड बाई 12 इंटू 20%, 1.05 लाख। ओके नेक्स्ट में 44 एंड 2, 44 एंड 2, 44 इंटू 2 डिवाइड बाई 12 इंटू 20%, ये हमारा हो जाएगा 1.467 लाख या 47 लाख, जो भी आपको लिखना हो। लास्ट वाला है 50 लाख इंटू 3, 50 लाख इंटू 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 20%, 50 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 इंटू 20%, ये हमारा हो जाएगा 2.5 लाख। ओके ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम वहां लिख देंगे 0.67 लाख, 1.05 लाख, 1.467 लाख या 47 लाख भी आप लिख सकते हो डायरेक्ट, और 2.5 लाख, 2.5 लाख। डन। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हमें इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखना पड़ेगा। इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा हमारा 1.05 माइनस 0.67, तो ये हमारा हो जाएगा 0.38। फर्स्ट में देश, इसमें 0.38, 1.47 माइनस 0.67, तो ये हमारा हो जाएगा 0.8 लाख, और लास्ट वाला हो जाएगा 2.5 माइनस 0.67, 1.83 लाख। डन। तो ये हमें हमारा इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिल गया। अब हमें यहाँ से मिल जाएगा नेट बेनिफिट, ये है हमारा ई, ये है हमारा एफ, ई माइनस एफ हमें यहाँ मिल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डैश 0.53 माइनस 0.38, ये हमारा हो जाएगा 0.15, 1.02 माइनस 0.8, ये हमारा हो जाएगा 0.22, 2.94 माइनस 1.83, तो ये हमारा हो जाएगा 1.11। ओके और इसी अब आप वहाँ और यहाँ देखोगे जब सम, तो आपको पता चलेगा वहाँ हमने है ना गलती कर दी थी क्वेश्चन नंबर 11 में, वो मैंने जानबूझ के गलती की है। देखते आप में से कितने लोग वहाँ पे पिन पॉइंट करते सर ये तो क्रेडिट पीरियड लिखा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है मुझे पता था मुझे क्वेश्चन 11 फिर से ढंग से समझा के करवाना है, इसलिए मैंने वहाँ पे गलती रहने दी और करने भी दी। अब 1 मिनट, 2.94 माइनस 2.5, अरे 1.11। अभी भी हमारी इस समय एक छोटी सी गलती हो गई है, जो हमारा बैड डेट का पोर्शन है ना वो 1.5 नहीं है और 2.5 है, क्योंकि 50 इंटू 5% करेंगे तो 2.5 आएगा, तो हमारा बैड डेट यहाँ पे हो जाएगा 2.5 माइनस 1.7, 1 लाख से बढ़ाया है तो 1.7, और अब रिवाइज कैलकुलेशन होगा 15 माइनस अरे 10 माइनस 6 माइनस 1.7 माइनस 0.36 प्लस 1.7 प्लस 6 माइनस 10, 1.94, ये हमारा हो जाएगा 1.94, 1.94, 1.94 माइनस 1.83 करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.11,000, 0.11,000। डन। ओके ऑलवेज ट्राई करना, आप अगर जीरो लिख सको, अब मैं बोलूँगा जीरो लिख सको तो सही है, जीरो नहीं लिखते हैं तो ये प्रॉब्लम होती है। रैंकिंग कर देते हैं 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3। कभी भी इंक्रीमेंटल अप्रोच में बेस पॉलिसी को कभी भी गिनने को नहीं आएगा। अगर बेस पॉलिसी हाई होगा ना
बेस पॉलिसी का आंसर आई होगा ना नेट बेनिफिट, तो ये सारे के सारे माइनस में चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर सपोज लो नेट बेनिफिट अगर हमारा रैंकिंग यहाँ का 1 आता, तो हमारा नेट बेनिफिट हमारा यहाँ होता 0.25, तो ये 0.25 तो ये तो कम ही हो जाते, ये माइनस में आते हैं हर किसी का आंसर, ठीक है, क्योंकि हम इंक्रीमेंटल अप्रोच निकाल रहे हैं। ओके, तो ये रिमूव कर देते हैं हम। डन। अगर नेट बेनिफिट ज्यादा होगा तो अदर नेट बेनिफिट हमारा माइनस में आएगा। अगर चाहो तो आप एक बार है ना पूरा सम वैसा जिसमें हमारा प्रेजेंट पॉलिसी अभी तक हमने गिना हो और प्रेजेंट पॉलिसी जिसमें ज्यादा हो ना, वो सम करके एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या होता है, यहाँ जीरो आ जाएगा या माइनस में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाईएस्ट बेनिफिट इन पॉलिसी नंबर 2, therefore company should go for, या कंपनी शुड अडॉप्ट पॉलिसी नंबर 2। डन। तो अराउंड अराउंड 30 मिनट लगे इस इंक्रीमेंटल अप्रोच के सम को गिनने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्रीमेंटल अप्रोच के अलावा एक और कॉन्सेप्ट समझा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्रेडिट पीरियड। डन। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 फाइनली अब खत्म हो जाता है। एक और सम हम गिन लेते हैं, इसके बाद हमारा ये लेक्चर अराउंड अराउंड 20 मिनट्स पहले कुछ रिकॉर्ड किया था, लैपटॉप शटडाउन होने से पहले। 30 मिनट्स 50 मिनट्स और हो गया है, और मेरा अभी और एक आध हम सम, एक या दो और सम हम गिन के इसको क्लोज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, कल एक और लेक्चर होगा, सैटरडे है कल, शायद तक एक और लेक्चर हम अपलोड करेंगे अगर आज रात को हमें टाइम मिला रिकॉर्ड करने का। तो क्या होगा उससे, अ, उसमें हम है ना इंक्रीमेंटल अप्रोच और टोटल अप्रोच के सारे सम खत्म कर डालेंगे। बाद में हमारा वन ऑन ओनली कॉन्सेप्ट रहेगा चैप्टर 3 के अंदर, टोटल अप्रोच, और एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा क्रेडिटर्स वाला, वो देख लेंगे। और क्रेडिटर्स वाला यहाँ पे हमें कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 आई थिंक सो आपको होमवर्क में दिया था। नहीं, हमने यहीं पे गिना था, ये यहाँ पे गिना हुआ है हमारे पास। तो क्वेश्चन 90 हमने यहाँ पे गिन लिया है। क्वेश्चन 20 आई थिंक सो ये होमवर्क में दिया था। नहीं, ये भी हमने यहाँ पे गिना था। यहाँ पे हमारा एक ये यूनिक कॉन्सेप्ट था, वेरिएबल कोस्ट आर रेडी टू गिव 15 डेज एक्स्ट्रा क्रेडिट। डन। फैक्टरिंग चेंज इट्स क्रेडिट। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है एमटीपी सितंबर 2025, मतलब अभी जो लास्ट एमटीपी हमारा गया है सितंबर 25 का, उसमें आया था। पास्ट ईयर पेपर, नहीं पास्ट ईयर पेपर में मतलब कि सितंबर 25 के पेपर में ये नहीं आया था, ठीक है। ओके, ये थोड़ा लंबा समझाएगा अपना। ये थोड़ा लंबा समझाएगा, इसमें एक तो चीज यूनिक है, अभी लग रहा है देखने पे तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑगी लिमिटेड है, हैज अ करंट क्रेडिट सेल 7,20,000 का उसका करंट क्रेडिट सेल है। इट इज कंसिडरिंग इट इज कंसिडरिंग रिवाइजिंग इट्स क्रेडिट पॉलिसी, वो चाहता है वो अपनी क्रेडिट पॉलिसी रिवाइज करे। द प्रपोज टर्म्स ऑफ क्रेडिट विल बी, प्रपोज टर्म जो भी हमारा होगा वो 2/10 नेट 10 होगा, मतलब अगर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करते हो तो 2% का डिस्काउंट देंगे, और 11 से लेकर 30 दिन के अंदर पेमेंट करते हो तो हमें हमें फुल पेमेंट करना, अगेंस्ट द प्रेजेंट पॉलिसी ऑफ नेट 30। और प्रेजेंट पॉलिसी थी सिर्फ नेट 30 की थी। एज अ रिजल्ट ऑगी लिमिटेड क्रेडिट सेल आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20,000। इससे जो हमारा इंक्रीज होगा क्रेडिट सेल वो होगा 20,000 का। द एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी रिड्यूस फ्रॉम 30 डेज टू 20 डेज। एवरेज कलेक्शन पीरियड जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा फ्रॉम 30 डेज टू 20 डेज। किसका? एवरेज कलेक्शन पीरियड का। ओके, एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 से 20 डेज का हो जाएगा। इट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड दैट 50% ऑफ द कस्टमर विल बी टेक द डिस्काउंट एंड पे ऑन द 10th डे। 50% कस्टमर ये डिस्काउंट अवेल करेंगे और 10वें दिन ही आके पे कर देंगे। ओके, और
रेस्ट ऑफ द कस्टमर विल पे ऑन 30 डे, बाकी के जो कस्टमर है वो 30वें दिन पे आके पेमेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ से हमें एक 2% का कैश डिस्काउंट भी देना होगा। बेड डेट लॉस विल रिमेन 2% ऑफ सेल, बेड डेट लॉस हमारा होगा 2% ऑफ द सेल। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 70%, वेरिएबल कॉस्ट हमारा जो होगा वो होगा 70% का। कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 15%। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल इन 10%, मतलब हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 10% है। एडवाइस वेदर ऑगी लिमिटेड शुड चेंज इस क्रेडिट पॉलिसी, ऑगी लिमिटेड को अपनी क्रेडिट पॉलिसी चेंज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, वो हमें यहाँ पे सजेस्ट करना है। दो से सीधा सीधा हम एक तरीका उठाएंगे, उस तरीके से हम इसको करेंगे। दोनों का हम कंपैरिजन कर डालेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंटल अप्रोच की यहाँ पे कहीं पे बात मुझे दिखाई नहीं दे रही, लिखा हो एडवाइस वेदर ऑगी लिमिटेड शुड चेंज इट्स क्रेडिट पॉलिसी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 24, क्वेश्चन नंबर 24, प्रेजेंट पॉलिसी एंड पॉलिसी वन, मतलब कि जो भी हम पॉलिसी चेंज कर रहे हैं उसको पॉलिसी वन हम बोल रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हमारा आएगा यहाँ पे क्रेडिट सेल, ठीक है। क्रेडिट सेल करंट पॉलिसी का कितना है, तो करंट क्रेडिट सेल है हमारा 7,20,000 का, इसको हम बंद कर देते हैं। करंट सेल है 7,20,000 का। एंड इंक्रीज कितना होगा, इंक्रीज बाय 20,000, तो हमारा रिवाइज सेल हो जाएगा 7,40,000 का, ठीक है। 20,000 से हमारा सेल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट हमने कहीं सुना नहीं, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 70%, तो वेरिएबल कॉस्ट एट द रेट 70%, तो 7,20,000 का 70% हमारा हो जाएगा 5,04,000, और यहाँ पे हो जाएगा 7,40,000 का 70%, 5,18,000। डन, डन। ये यहाँ पे हमारा वेरिएबल कॉस्ट का पोर्शन खत्म हो गया। देन अब एवरेज कलेक्शन पीरियड जो बात की वो लास्ट में आएगा। 50% ऑफ द कस्टमर विल टेक द डिस्काउंट, 50% कस्टमर विल 50% कस्टमर विल टेक द डिस्काउंट, ओके। 50% कस्टमर हमारे जो है वो डिस्काउंट लेंगे। अब 50% कस्टमर कैसे ढूंढेंगे, तो लास्ट पॉलिसी में कोई भी डिस्काउंट का पोर्शन नहीं था, ठीक है, वहां पे सिर्फ नेट 30 डेज का पॉलिसी था। लेकिन अब हमारा जो नया नया पॉलिसी है उसके अंदर हमारा 2% का डिस्काउंट जाता है, और वो 2% का डिस्काउंट कितना है कैश में, 2% कैश डिस्काउंट, वो हम गिनेंगे। अब हम माइनस करेंगे यहाँ से कैश डिस्काउंट, बेड डेट भी माइनस करना है, याद रखना। कैश डिस्काउंट है 2%। अब जो लास्ट पॉलिसी थी वहां पे डिस्क, क्योंकि वहां पे नेट 30 डेज मतलब कि 30 दिन के अंदर पेमेंट करना हम इतना ही बोलते थे। अब यहाँ पे हम कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन करेंगे। 7,40,000 है, ये 7,40,000 रुपये में से 50% लोग हमें पैसा वापस दे रहे हैं और 2% का डिस्काउंट अवेल कर रहे हैं, ठीक है। तो 7,40,000 इंटू 50% इंटू 2%, तो ये हमारा हो गया 7,400 रुपये का कैश डिस्काउंट, जो हमारा माइनस होगा। बेड डेट, बेड डेट के लिए बोला था सेम है दोनों में, बट कितना परसेंट है वो देख लेते हैं। कहाँ पे बेड डेट, 2% ऑफ सेल, ये रहा। बेड डेट लॉसेस विल रिमेन 2% ऑफ सेल, मतलब कि बेड डेट हमारा एट द रेट 2% ऑफ सेल है। तो 7,20,000 का 2% हमारा हो जाएगा 14,400। 7,40,000 का 2% हमारा हो जाएगा 14,800। डन। तो ये हमारा बेड डेट भी माइनस हो गया, वेरिएबल कॉस्ट माइनस हो गया, कैश डिस्काउंट भी माइनस हो गया। ये बेड डेट का पोर्शन हो गया, ये डिस्काउंट वाला पोर्शन भी हमारा हो गया, ये भी पोर्शन हो गया, ये भी पोर्शन हो गया, ये वाला पोर्शन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा क्या एवरेज कलेक्शन पीरियड बाकी है और टैक्स बाकी है, ओके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल 10% और कॉर्पोरेट टैक्स है 50%। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ कुछ लिखा नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बिफोर टैक्स है। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट या बेनिफिट बिफोर टैक्स। बेनिफिट बिफोर टैक्स कितना है, 7,20,000 माइनस 5,04,000 माइनस 14,400, तो ये हमारा आएगा 2,06,000। 7,40,000 माइनस 5,18,000 माइनस 7,400 माइनस 14,800, ये हमारा आएगा 1,99,800, ओके।
1,99,800 7,40,000 माइनस 5,18,000 माइनस 7,400 माइनस 14,800। ओके डन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें मिल गया है। डन। अब इसमें से हम माइनस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके लिए हम बनाएंगे वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, या फिर हमने वेरिएबल कॉस्ट लिखा है तो वेरिएबल कॉस्ट इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय यहाँ पे मंथ है या डेज है, यहाँ पे 30 लिखा है, मतलब ये 30 डेज है, और यहाँ पे कुछ और क्लेरिफाई नहीं किया है तो हम यहाँ पे 365 डेज लेंगे। ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरिएबल एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाय 360 डेज इनटू रेट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इज 10%। ओके। तो प्रेजेंट पॉलिसी में क्या हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट हमारा है 30% और वो 70% 5,04,000 5,04,000 इनटू एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है 30 डेज। ओके। प्रेजेंट पॉलिसी में 30 डेज में हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड डिवाइड बाई 360 इंटू रेट है 10%। तो ये हमारा हो जाएगा 5,04,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 360 इंटू 10%, 4,200। प्रेजेंट पॉलिसी 1 5,18,000 इंटू 20 डेज डिवाइड बाई 360। यहाँ आपने पढ़ा था कि 30 दिन से रिड्यूस होके 20 डेज हो जाएगा, तो इंटू 10%। तो 5,18,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 360 इंटू 10%, 5,18,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 360 इंटू 10%, तो 2877 ये हमारा यहाँ आएगा 2877। ओके। ये हम यहाँ पे लिख देंगे 4,200 और यहाँ पे हम लिख देंगे 2877। डन। अब हमें यहाँ मिल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट ये नेट प्रॉफिट है 201600 माइनस 400 197400 और 199,800 माइनस 2877 ये हमारा आएगा 196,923। ओके। अगर हम टैक्स भी माइनस ना करें तो हमें एक चीज है ना यहाँ क्लियर कट दिख रही है कि ये क्रेडिट पॉलिसी है ना चेंज नहीं करनी चाहिए। राइट। अब हम टैक्स माइनस कर लेते हैं। माइनस टैक्स एट द रेट, टैक्स कितना है एट द रेट 50%, 197,400 डिवाइड बाई ये हमारा आएगा 98,98,700, 196,923 डिवाइड बाई 2 ये हमारा हो जाएगा 98,462 और ये हमारा हो जाएगा 98,461। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब देखो क्लियर कट पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारा जो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना वो 2,000 या 3,000 रुपए से ही लेके ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डन। बट हमारा जो मॉड्यूल है ना हमारा जो ये आरटीपी, अब एमटीपी देखेंगे ना सितंबर 25 की, मैं मेरे को 1-2 मिनट दीजिए, मैं यहाँ पे है ना एमटीपी अटैच करता हूँ। जैसे ही आप है ना सितंबर 25 की एमटीपी ओपन करेंगे, ये है एमटीपी 2। मेरी पेन कहाँ गई, ये रही। हाँ, ये सीरीज 2 की एमटीपी है, अगस्त 25 में आई थी। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 3A हमें देखना है। क्वेश्चन नंबर 3A, 2A, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3A ऑगी लिमिटेड, ऑगी लिमिटेड। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 24/5 है। अब यहाँ पे देखोगे ना, उन लोगों ने पूरा ये चैप्टर में अभी तक आपने जितना भी सीखा ना, उन लोगों ने मीनिंग ही बदल दिया। देखो हमने यहाँ साइड बाय साइड लिखा 720 740 पूरा साइड बाय साइड लिखा, इन्होंने वर्टिकल फॉर्मेट में लिखा। करंट क्रेडिट सेल है हमारा 720, इंक्रीज हुआ 20,000 से, तो न्यू लेवल ऑफ सेल हो गया 740। 30 डेज करंट पॉलिसी है, उसके बाद 20 डेज हो गई, बाद में उन्होंने रिसीवेबल ड्यू डेट 60,000 और
41,111 डन। यहाँ तक पता चला। कैश डिस्काउंट 2% है, डिस्काउंट पीरियड 10 डेज का है, 10 डेज का हमारा डिस्काउंट पीरियड था। परसेंटेज ऑफ कस्टमर टेकिंग डिस्काउंट 50% है, बेड डेट का लॉस है 2%, वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ तक जो आपने देखा ना अभी तक, ये सारी चीजें हमारे जानकारी अंदर ही दी गई थी, सिर्फ ये उन्होंने दो चीज नहीं बनाई, ठीक है। अब मजे की बात बताता हूँ। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। इंक्रीज इन क्रेडिट सेल कितना हुआ? 20,000 का। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इंक्रीज क्रेडिट सेल 6,000, समझो 20,000 का मैं 70% करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 40,000 वेरिएबल कॉस्ट, डन। और कंट्रीब्यूशन मेरा कितना हो जाएगा? 6,000 का, डन। तो इन लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लिख दिया 6,000 का। बेड डेट हो रहा है हमारा 400 रुपीज का, 20,000 का। मतलब कि इन्होंने ये पूरा सम कैसे गिना है? आधा सम इन्होंने अपने तरीके से गिना है, आधा सम इन्होंने इंक्रीमेंटल अप्रोच की तरीके से गिना है। तो ऐसे सम है ना, याद करके रख लेना कि भाई इसको इसी तरीके पैटर्न से गिनना है, कोई और पैटर्न से नहीं गिनना है। तो ये देखो आप, मेरी पेन। हाँ, कॉस्ट ऑन कैश डिस्काउंट मतलब कि सब हमने जो लिखा है ना, उसको उन्होंने एक इंक्रीजिंग वे में दे दिया है। और आफ्टर टैक्स प्रॉफिट और डिक्रीज इन रिसीवेबल। और यहाँ पे लिख दिया द ऑगी लिमिटेड शुड चेंज द क्रेडिट पॉलिसी बिकॉज इट रिजल्ट इन गेन ऑफ 5.2%। अब इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जगह पे, आप देखोगे ना, डिक्रीज इन रिसीवेबल इन्वेस्टमेंट वो माइनस कर दिया है। और क्या बताया? एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा 4.8% है, ई डिवाइड बाय एफ। आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है हमारा 900 रुपीज का, हमारा रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है 889 का, तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न हो जाएगा 4.8% का। और हमारा नेट गेन 10% हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल लग रहा है, और माइनस गेन 5.2%। अब देखो, दोनों सिनारियो अलग हो जा रहे। इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका है, ठीक है, मैं वो बताता हूँ डायरेक्ट आपको। अब हमने जो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस किया है ना, बिफोर टैक्स, अंदर कुछ नहीं बोला है। अगर ये किसके लिए पता है? आपको यही आंसर लाना है, क्योंकि समझो आप ये चीज तो नहीं लिख पाओगे वहां पे, है ना, दिमाग लगा के, है ना, ऐसा कुछ नहीं बना पाओगे आप, अगर आपने कभी भी ये क्वेश्चन नहीं देखा है। तो उन लोगों के लिए मार्क्स मिलेंगे इसमें, मैं गारंटी नहीं देता हूं, लेकिन मार्क्स मिलने चाहिए इसमें। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला पार्ट अपने कट कर देते हैं। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम आफ्टर टैक्स ले लेंगे, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम टैक्स माइनस कर देंगे @50%। तो ये हमारा पूरा नीचे का पोर्शन अब चेंज हो जाएगा। 50% है 201600 डिवाइड बाई 2, 100,800, 10800, 199,800, 199,800 डिवाइड बाई 2, यहाँ होगा 999,900, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 100,800 और 999,900। इसमें से हम माइनस करेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पोर्शन, जिसके लिए हमने वर्किंग नोट 1 बनाया है, तो हमें मिल जाएगा नेट बेनिफिट 100,800 माइनस 4,200, 96,600, 99,900 माइनस 2,877, तो ये हमें मिल जाएगा 97,023। अब रैंक करो तो ये 1 और ये 2, हमें ऑगी लिमिटेड को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। बट मैंने क्यों नहीं लिया? यहाँ पे क्या लिखा है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इज 10%। इन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है। इन्होंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया होता ना, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का भी इन लोगों ने जिक्र कर दिया था, तो मैं माइनस टैक्स के बाद माइनस करता। बट ठीक है, हमने यहाँ एमटीपी के साथ अपना आंसर मैच करने के लिए, कि एमटीपी में जो एडवाइस आ रहा है ना, वही एडवाइस लाने के लिए हमने क्या किया? हमने क्वेश्चन 24 को, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट था, वो आफ्टर टैक्स गिन के हमने कैलकुलेट किया है, और कुछ हमने यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 हमने क्या किया? यहाँ पे आफ्टर टैक्स हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला नहीं है, उसके बाद भी हमने आफ्टर टैक्स लिया है। कहीं पे भी वर्डिंग नहीं है आफ्टर टैक्स का, तब भी हमने आफ्टर टैक्स लिया है, क्योंकि हमें हमारा एमटीपी से आंसर मैच करना है। अगर हमारा एमटीपी से आंसर मैच नहीं होगा, और आप मैंने जो पहले बताया था उस तरीके से गिनोगे, 99% चांसेस है कि इंस्टीट्यूट आपके मार्क्स काटेगा, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे है ना, 10 से 15, 10 to 15 क्वेश्चन का है ना, एक पैर है ही। पूरे एफएम के अंदर 10 to 15 क्वेश्चन है, जहाँ पे हमारा उन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया वो थोड़ा डिफरेंट जाता है, और उन्होंने जो आंसर बताया वो थोड़ा डिफरेंट जाता है। और आईसीआई ऑलवेज जब भी अपना इवोल्यूशन करती है, तो वो उसने जो आंसर दिया होता है ना, उसके बेसिस पे ही वो आंसर लेती है, ओके। बट तब भी चांसेस है कि मैंने जो बताया उसके हिसाब से भी आंसर हो सकता है। रीजन मीन, आपका जो सजेस्टेड आंसर है बनता है ना, वो भले ही आपको एक मिलता हो सजेस्टेड आंसर, बट उससे पहले है ना,
पूरी सीए की एक टीम बैठती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए और 10 टू 15 आंसर बनते एक ही क्वेश्चन के लिए। अगर थियरी क्वेश्चन है ना तो उसके मल्टीपल आउटकम होते, तो वहाँ 10 से 15 आउटकम वो लोग आपको देते, वो है ना जो भी बंदा वो चेक करने वाला है उसको 10 टू 15 आउटकम जितने भी बन सकते हैं एक सीए प्रोफेशनल की नज़र में, वो 10 टू 15 आउटकम सारे के सारे देता है। और वो 10 टू 15 आउटकम में से किसी एक में भी आपका आंसर सही होता है ना तो आपको वहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। ओके, राइट नाउ तो है ना आईसीआई के सारे क्वेश्चन थियरी पैटर्न में टू बी फिक्स हो जाते हैं कि उसका एक या दो ही आप मतलब निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच में ऐसी छोटी-मोटी भूल की वजह से शायद 2 आंसर बने, और मैंने जो फर्स्ट टाइम में जो बताया है कि हमें बिफोर टैक्स माइनस करना है, उससे आप करो, तो वुड बी पॉसिबल कि आपको मार्क्स मिले, वुड बी नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं एमटीपी के भरोसे जा रहा हूँ। एमटीपी में जैसा दिया है, मुझे वहीं पे ही ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि जब आप है ना वहाँ पे पेपर लिखोगे तो सजेस्टेड आंसर के अंदर आपको एक ही आंसर दिया जाएगा, सारे आंसर नहीं दिए जाते। वो कैसे दिया जाता है? सर्वसम्मति आंसर, जहाँ पे हर किसी का मत सेम हो, ये आंसर टू बी परफेक्ट है फॉर द स्टूडेंट, वही आंसर वो लोग इश्यू करते हैं। बाकी 10 टू 15 बाकी के जो 8 से 9 आंसर रहते हैं वो नहीं इश्यू करते। ठीक है, ये मुझे अभी ही पता चला था कैसे अलग अलग सिनारियो में होता है, एक वीडियो में मैंने देखा था। ओके, क्वेश्चन 24 हमने खत्म किया है। यूनिक क्वेश्चन लिख के इसको साइड में कर देना। आप एमटीबी में भी देखना, इसका सॉल्यूशन पूरा अलग तरीके से दिया है, एक इंक्रीमेंटल अप्रोच बेसिस से दिया है। आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं करना है, आप यहाँ ना यहाँ ऐसा भी कर सकते हो। दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, दिस इज द क्वेश्चन। फर्स्ट इशू दिस इन दिस फॉर्मेट। यहाँ पे आप क्या लिख दो, यहाँ पे आप लिख दो चेंज, चेंज कंट्रीब्यूशन का पोर्शन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, चेंज लिखोगे तो कितना चेंज हुआ है? यहाँ पे 20,000 का चेंज हुआ है। यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है? 5,04,000 माइनस 5,18,000। यहाँ पे चेंज हो रहा है 14,000 का। ओके, यहाँ पे 7,400 चेंज ही नहीं आएगा क्योंकि आगे जीरो है। बेड डेट हमारा आएगा 14,800 माइनस 14,400 400। देन तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा 20,000 माइनस 14,000 माइनस 7,400 माइनस 400। तो ये हमारा आंसर कितना आ रहा है भाई? यहीं पे दिया ही नहीं है तो ने। ठीक है, हमारा आंसर आएगा -20,000 -14,000 -7,400 -400। ये आपका आ जाएगा यहाँ पे -1,000 आंसर। लिटरली -1,000 होगा आंसर। एक मिनट मेरे को फिर से देख लेने दो। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 900। ओके, ये आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है -800। बाद में आपने टैक्स लगाया 15%, तो -900 आपका आएगा। और ये भी आपका होगा -900, सॉरी शुड बी दिस इज +900, क्योंकि ऊपर 900 है। हमने चैप्टर 1 में समझा था कि अगर टैक्स का ऊपर का पोर्शन माइनस में हो तो हम टैक्स को प्लस में लिखते हैं। ठीक है, 900। और यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अलावा इन लोगों ने क्या ले लिया है? इन लोगों ने ले लिया है एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल कैसे निकले थे इनके? 5,04,000, 30 डिवाइड बाई 260, 5,18,000, 20 डिवाइड बाई 360, 5,04,000, 30 डिवाइड बाई 360। ये आपका हो गया 42,000। 5,18,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 360, ये आपका हो गया था 2,877। और इन दोनों का डिफरेंस प्लस लिख दिया ना, 20 डिवाइड बाई 360 है 360, 260 नहीं, 5,04,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 360, तो ये आपका हो जाएगा 42,000। यहाँ पे अपना 42 रॉन्ग 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 शुड बी आई एम रॉन्ग। रीजन बीइंग दैट टेकन अ सेल्स, उन्होंने यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल्स निकाले। ठीक है, एवरेज रिसीवेबल्स निकाले उन लोगों ने। अब एवरेज रिसीवेबल्स निकालने के लिए मुझे कोस्ट नहीं सेल्स चाहिए, प्रेजेंट पॉलिसी का और पॉलिसी 1 का। तो यहाँ पे 7,20,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 360, और यहाँ पे 7,40,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 360, 7,20,000 इंटू 30 डिवाइड बाई 360, तो ये आपका हो गया 16,000। और ये हो गया 7,14,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 360, ये आपका हो गया 411
111 ओके। और इन दोनों का डिफरेंस आपका हो गया 18889, ये इन दोनों का डिफरेंस हो गया इंक्रीमेंटल रिसीवेबल या डिक्रीजेबल रिसीवेबल। डिक्रीज इन रिसीवेबल, इतने रिसीवेबल हमारे कम हो गए, कितने कम हो गए 18889 से। अब यहाँ पे ये आपका आ गया, क्या आ गया, ये डिक्रीज इन रिसीवेबल। आप देखो डिक्रीज इन रिसीवेबल हुआ है, प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ है, इससे मुझे क्या मिल जाएगा 900 डिवाइड बाय 18889 इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 18889 परसेंटेज 4.76 परसेंटेज 4.76 हमारा आ रहा है, जिसको इन लोगों ने लिखा है 4.8%। तो हम यहाँ भी लिख देते 4.8%। ओके, ये पूरा पोर्शन अलग है। ओके, वो यहाँ के उसके साथ मत जोड़ना। ये परसेंटेज, क्या बोला इन लोगों ने, एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न इतना है। अब टोटल इन्वेस्टमेंट पे हमारा रिटर्न हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं, रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते थे 10% का। ओके, तो रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न करेंगे तो 5.2%। ये क्या किया हमने, 10% माइनस 4.8%, तो 5.2% हमारा प्रॉफिट हुआ है। उन लोगों ने थोड़ा पीछे से आधे आधे रास्ते के बाद से यहाँ तक, यहाँ के बाद से है ना, इन दोनों ने है ना, हम दोनों का सॉल्यूशन डिफर हो जाता है, बस आंसर हमारा सेम हो जाता है कि ऑगी लिमिटेड को चूज करना चाहिए। ठीक है, नाइस वन ऑगी लिमिटेड। क्वेश्चन 24, इसको मैं बोलूंगा यूनिक मार्क करके साइड में रख दो, साइड कर दो। एंड इसी के ही साथ हमारा आज का ये लेक्चर खत्म हुआ। इस फ्री सीरीज में आपको अगर कोई सम नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करना, मैं है ना उसके लिए पर्टिकुलर अलग से वीडियो बता दूंगा। अगर क्वेश्चन 24 भी नहीं समझ में आया है तो आप बता देना, मैं पर्टिकुलरली उसका वीडियो बना दूंगा। फिर हमने एक एवरेज कलेक्शन पीरियड, क्रेडिट पॉलिसी, मतलब कि आज हमने जितने भी सम गिने ना वो बहुत यूनिक सम थे। एक तो क्वेश्चन नंबर 11 जहाँ पे हमारे पास क्रेडिट पॉलिसी था, जिससे हमने एवरेज कलेक्शन पीरियड तक का सफर तय किया था। कैसे तय किया था हमने वो सफर, उसके लिए हमने क्या किया था, कहाँ गया प्रैक्टिकल, हमने क्या किया था, हमने एवरेज कॉस्ट ऑफ डेटर्स निकाला था। एवरेज डेटर्स निकालने के लिए क्या किया था, सेल इनटू क्रेडिट पीरियड डिवाइड बाय 12 मंथ, जिससे हमें ऑन एन एवरेज डेटर्स हमारे कितने रहते हैं बैलेंस शीट पे वो पता चल गया था, जिससे हमने परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला था। एक यूनिक ये चीज था। इंक्रीमेंटल अप्रोच सीखा, क्रेडिट पॉलिसी एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड का डिफरेंस सीखा, एक उसका सम भी हमने देखा क्वेश्चन नंबर 11, और उसके बाद एक लेटेस्ट एमटीपी का सम देखा जो पूरा अलग था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।